ओके जी। चौथे सेशन का आगाज़ करते हैं भाई। और पिछले सेशन में अब तक जो हमारी बातें हो चुकी हैं उनको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, क्या क्या हम डिस्कस कर चुके हैं। हम एक तो एनटीएन जनरेट करना सीख चुके हैं कि किस तरीके से किसी शख्स को रजिस्टर किया जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है हमने रिटर्न का थोड़ा सा देखा था। उसके अंदर हमने सैलरी की बात कर ली थी और हमने प्रॉपर्टी की भी गालिबन बात कर ली थी। ठीक है। अब हमारे 3 हेड्स रह गए और कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज और बिजनेस। ठीक है। चलिए जी, आगाज़ करते हैं, वापस उसी फजूल रिटर्न पर आते हैं। ले जी, आपके सामने ये पूरा एक पोर्टल था जिससे अब आप वाकिफ़ हैं। आपको यहाँ पे डिफरेंट हेड्स नज़र आ रहे हैं, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज। हम बिज़नेस की तरफ आते हैं आज। बिज़नेस ज़रा एक थोड़ा सा टैब इस तरह का है कि इस पे टाइम हमें लग जाएगा। अच्छा, बिज़नेस, ये बात आप लोगों ने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ी होगी कि बिज़नेस इंसान 3 तरह का कर सकता है। या तो वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा, या वो ट्रेडिंग होगा, या फिर वो सर्विस बिजनेस होगा। तो अगर तो आप मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए ये वाला टैब है। ठीक है। लेकिन अगर आप सर्विस की बात कर रहे हैं, सर्विस बिजनेस है आपका, तो फिर आपके लिए ये वाला टैब है। ओके। कभी कभार ऐसा होता है कि वो मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग के अंदर ही आपको ऑप्शन दे देता है कि आप सर्विस की बात इसके अंदर कर लें। लेकिन वो कुछ केसेस में होता है, सब केसेस में नहीं होता। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है और आपका बिजनेस या फिर ट्रेडिंग है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको ये वाला टैब जो है वो ओपन करना पड़ेगा। अच्छा, इसके अंदर आपके सामने ग्रॉस रेवेन्यू। अच्छा, आप लोग जो करते रहे हैं काम इनकम फ्रॉम बिजनेस में, नॉर्मली आपकी कैलकुलेशन शुरू होती थी प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। वहाँ से आप ऐड बैक करते थे वो तमाम चीज़ें जो कि ऐड होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, और उस तरीके से आप टैक्सेबल इनकम की तरफ पहुँचते थे। अच्छा, असल में ऐसा नहीं होता। असल में अगर आप देखें ना तो इस तरह से नहीं होता। होता ये है कि आप सबसे पहले जो है ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के असूलों के तहत ना आप अपने ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारी बना लेते हैं। ठीक होगी बात, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के उसूलों के तहत। अब जब वो एक दफ़ा चीज़ बन जाती है ना, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है वहां से टैक्स कैलकुलेट करना। अब यहां पे 2 तरह के लोग आ जाते हैं। एक वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि यार मैं इतनी मेहनत नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं अकाउंटिंग प्रॉफिट पकड़ूंगा, उसके अंदर जो चीज़ें टैक्स वाले लेस नहीं करने देते वो एड बैक कर दूंगा, जो आप करते रहे, और जो चीज़ें टैक्स वाले लेस करने का कहते हैं वो मैं लेस कर दूंगा। वही एड बैक, अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू करके तो काम कर लें। एक लोग वो वाले होते हैं। फिर दूसरे लोग वो वाले होते हैं जो कहते हैं कि नहीं भाई, मैं तो अपनी पूरी कैलकुलेशन सेल से शुरू करके बना लूंगा। जो टैक्स वाले सेल कहते हैं मैं वो सेल बना लूंगा, जो खर्चे कहते हैं मैं वो खर्चे कर लूंगा, और मैं अपना प्रॉफिट बना लूंगा। 2 तरह के लोग होते हैं। ये जो दूसरे वाले लोग होते हैं ना, जो अपनी सेल उठाते हैं, अपने टैक्स वाले खर्चे उठाते हैं, ये कैलकुलेशन ना वैसे प्रैक्टिकली ज़्यादा आसान होती है और इसका फ़ायदा भी होता है। उसकी वजह क्या होती है कि कल को जब आप अपनी कंप्यूटेशन करते हैं ना टैक्स की, तो ये वाली वर्किंग ना आपने साथ अटैच करनी होती है। तो इसलिए वो अटैचमेंट भी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे अटैचमेंट करनी होती है। वो आपने पूरे अकाउंट्स जो है ना वो अपने अटैच करने होते हैं। तो अगर वो साथ अटैच हो जाए ना तो बड़ा ज़बरदस्त काम हो जाता है। इसके अलावा एक चीज़ और, आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो सबने देखा ही होगा। हमारे पास ऊपर सेल्स होती हैं, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स होती हैं, फिर ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हमारे पास अदर एक्सपेंसेस होते हैं और आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये अरेंजमेंट्स हमने देखी हुई है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद आता है टैक्सेशन, और टैक्सेशन के बाद आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सर मुझे ये बता देंगे टैक्सेशन की अमाउंट कहाँ से आती है? ये टैक्सेशन की अमाउंट आती है हमारी उसी टैक्स की कैलकुलेशन से जो कि हम बना रहे होते हैं। जो उस कैलकुलेशन के नतीजे में हमारी टैक्स लायबिलिटी निकलती है, वो टैक्स लायबिलिटी हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस के तौर पे चार्ज करते हैं। और फिर उसकी एंट्री होती है डेबिट टैक्स एक्सपेंस, और क्रेडिट आ जाता है टैक्स पेबल, जिसको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी कहा जाता है। तो उसकी एंट्री इस तरीके से होती है। तो इसीलिए टैक्स वाला इंसान उस वक्त तक बेबस है जब तक अकाउंट्स वाला अपने अकाउंट बना नहीं लेता। तो अकाउंटिंग के असूलों के तहत जब अकाउंट्स बन जाएंगे, उसके बाद वो उसकी रिकम्प्यूटेशन करेगा अपने टैक्स के असूलों के मुताबिक जो आप लोग करते थे, और उसके बाद जब आप उसका टैक्स निकालते थे तो वो टैक्स की अमाउंट होती है जो कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फेस पे पड़ी नजर आ रही होती है। क्लियर होगी बात? अब आपने टैक्स के असूलों के मुताबिक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना ली, वो वैल्यूज आपने यहां पे पुट करनी है। यहां पे आपने ग्रॉस रेवेन्यू पुट करना होगा सबसे पहले। ठीक है। जो ग्रॉस रेवेन्यू से मुराद है कि वो सेल रिटर्न वगैरह या जो सेल्स टैक्स से पहले होता है, क्योंकि आपने अक्सर वो देखा होगा उसके अंदर सेल टैक्स की कैलकुलेशन करते हुए कि एक अमाउंट एक्सक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स होती है, फिर उसमें सेल टैक्स शामिल होता है, फिर एक अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स होती है। तो आपने वो चीज़ें बेसिकली कंसिडर करनी होती है। फिर इसमें से सेलिंग एक्सपेंसेस, वो अगर कोई है तो आप यहां पर लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक, पिछले साल का क्लोजिंग ही आपका इस साल का ओपनिंग स्टॉक होगा। फिर आपकी परचेजेस यहां पर आएंगी।
परचेजेस के साथ जो भी आपके कॉस्ट ऑफ सेल के एक्सपेंसेस होते हैं। आई होप आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं। आप में से कितने लोग हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं अभी, और कितने लोगों ने सिरे से पढ़ी नहीं है? चले थोड़े से लोग हैं। एक्चुअली होता ये है कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर यूं होता है कि आप जब कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं तो उस चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए एक तो मटेरियल चाहिए होता है, एक लेबर चाहिए होती है, क्या इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए होता? इसके अलावा आपको ओवरहेड्स चाहिए होते हैं। ओवरहेड से मुराद फैक्ट्री का रेंट है, ओवरहेड से मुराद फैक्ट्री की लेबर की सैलरीज है, ओवरहेड से मुराद फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी है, इंश्योरेंस है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, बहुत कुछ है। ये सारा कुछ हम प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड करते हैं और अपनी कॉस्ट ऑफ सेल मानते हैं। तो ये तमाम एक्सपेंसेस जो हैं वो आप यहां पर लिखेंगे। ये सारे एक्सपेंसेस जो देखें ये वही डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, और जो अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो आपको देखें ये नजर आ रहे हैं। ओके, तो सारे एक्सपेंसेस आपको यहां पे नजर आएंगे। तो असल में जो आपने वो मूवमेंट पड़ी हुई है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल, ये पढ़ा हुआ है ना। तो भाई ओपनिंग स्टॉक यहां पर आपने प्लेस कर दिया, फिर आपने यहां पे प्लस परचेजेस कर दी, और परचेजेस के साथ जितने भी आपके एक्सपेंसेस बनते हैं ना वो हो गए, और एंड पे आप यहां पे क्लोजिंग स्टॉक जब माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल की फिगर जो है वो यहां पर कैलकुलेट हो जाएगी। टैक्स के अंदर ना जरा कैलकुलेशन ऊपर होती है, नीचे नहीं होती। तो इसीलिए उसने, अब ये देखें ये चीज फील्ड फ्रीज है, इस फील्ड पे मैं कुछ नहीं कर सकता, ये देखें फ्रीज। चले करके देखते हैं, वैसे काम करते हैं। लेट्स अज्यूम मेरे पास ओपनिंग स्टॉक था 5 लाख का, परचेजेस मैंने कर दी 10 लाख की, तो कैलकुलेट करते हैं इसे। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस कॉस्ट ऑफ सेल 15 लाख की आ गई। अब इसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं 2 लाख का, 2 लाख का क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया, और लेट्स सी कि हमारी कॉस्ट ऑफ सेल 2 लाख से कम होती है कि नहीं। वो देखें 13 लाख हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये वही असूल हैं जो कि हमने पढ़े हुए हैं। अब आप इसके अंदर दूसरे एक्सपेंसेस अगर डालते रहेंगे तो ये आती जाएगी। 5 लाख सैलरी का ऐड कर दें, 20,000 फ्यूल का ऐड कर दें, पावर का 50,000 ऐड कर दें, एंड सो ऑन। या आप ऐड करते जाएंगे, आपकी कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। वो देखें 18,70,000 पे चली गई। तो इसका मतलब है कि आपने जब टैक्स की वर्किंग करनी होती है तो ऐसा नहीं होता कि सैलरीज आपने अन्नेवाद कर दी माइनस। आपको ख्याल करना पड़ता है कि भाई क्या ये मेरी फैक्ट्री की सैलरी है या मेरी हेड ऑफिस की सैलरी है। तो हर चीज को आपको ना 2 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। सेक्शन 67 अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, याद है आपको? वो जो चीज है ना वो यहां पर थोड़ी सी काम आती है हमारे। ठीक है, यहां से हम ना एक फेयर पोर्शन जो है ना वो अपोर्शन कर देते हैं फैक्ट्री को और हेड ऑफिस को, और अपोर्शन करने के बाद कुछ खर्चे जो हमारे डायरेक्ट वाले हैं वो यहां पर आ जाते हैं। और आप जरा गौर कीजिएगा, ये अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन, यहां पे वो कहता है मुझे अकाउंटिंग वाला डाटा डाल दो। मैंने अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन डाल दी 1 लाख रुपया। अब देखते हैं इसका करता क्या है। मेरे पास इस वक्त ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस है 18,70,000, क्योंकि मैंने सेल नहीं डाली हुई। सेल भी डाल देते हैं, 50 लाख की सेल डाल देते हैं। 50 लाख की सेल डाल दी और 1 लाख की अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन डाल दी। अब देखते हैं ये करता क्या है। अब इसने आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस बनाया 31,30,000 का। अच्छा, डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, देखते हैं इसका इंपैक्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा। ये तो कुछ हुआ ही नहीं सर, वो भी 31,30,000 है। चले एक काम करते हैं, डेप्रिसिएशन फिर डाल के देखते हैं। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, ये फिर वहीं का वहीं है। इसको तो फर्क भी नहीं पड़ा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। अगर आपके पास कैलकुलेटर है, एक काम करते हैं, ये फजूल के एक्सपेंसेस निकाल देते हैं, अभी तंग कर रहे हैं। हम काम की बात करते हैं, बाकी तो चीज़ें आपने देख ली है ना। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को देखते हैं। यानी जी अब सिंपल बात है, ओपनिंग स्टॉक है 5 लाख का, परचेजेज हैं 10 लाख की, कितना हो गया जी? 15 लाख हो गया। 15 लाख में से 2 लाख का क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो गया, 13 लाख। 13 लाख में से और एक ये 14 लाख। 14 लाख की हमारे पास क्या हो गई? कॉस्ट ऑफ सेल हो गई। तो मेरे भाई 50 लाख माइनस 14 लाख, सर ये तो 36 होना चाहिए, 37 क्यों है? पॉइंट आप खुद देख लें, आपके सामने इस वक्त सेल्स हैं 50 लाख की, और कॉस्ट ऑफ सेल किधर गई? ये 14 लाख की। तो 50 में से 14 माइनस करें 36 आता है, ये 37 क्यों है? वाई दिस इज 37? अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को शायद वो कंसिडर नहीं कर रहा। वो कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट करते हुए तो उसको शामिल कर रहा है, लेकिन जब वो इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करता है तो उसको माइनस नहीं करता, उसको एड बैक कर रहा है। एड बैक कर रहा है, इसका मतलब है ये काम ऑटोमेटिक कर रहा है। और ये काम सर यहां पर हो रहा है, ये देखें, इन एडमिजिबल एडमिजिबल डिडक्शंस, ये काम यहां पे ऑटोमेटिक हो रहा है। आप इस टैब पे आएंगे, वो देखें इन एडमिजिबल डिडक्शंस, वो खर्चे जो आपको माइनस करने की इजाजत नहीं है, उसने यहां पर आके उसी 1 लाख को यहां पे क्या कर दिया,
उसने एड्स बैक अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कर दिया 1 लाख। तो इसका मतलब है अगर आप अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन यहां पे पुट कर भी देंगे, अकाउंटिंग एमोर्टाइजेशन यहां पे प्लेस कर भी देंगे, स्टिल ये उसको खुद ही ऐड बैक कर देगा। ठीक होगी बात। और ये टैब अगर आप देखेंगे ना, ये बड़ा खतरनाक किस्म का टैब है। इसके अंदर वही सारी कैलकुलेशन है जो कि आप लोग हाथ से करते हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस की वर्किंग। ये देखिए जरा गौर करें, सेक्शन 21 का छापा है ये पूरा। वो एड बैक क्या कर रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। सर ने बताया होगा कि प्रोविजन तो किसी सूरत माइनस करने की इजाजत नहीं है। प्रोविजन फॉर ऑब्सोलीट स्टॉक, प्रोविजन आ गई, कोई प्रोविजन माइनस करने की इजाजत नहीं है। ओके, याद करें सेक्शन 21, अब तो आप लोगों ने भी पढ़ लिया है भाई। सेक्शन 21 क्या था, उसमें पहला पॉइंट, इनकम के ऊपर कोई भी टैक्स हो वो माइनस करने की इजाजत नहीं होती। वो देखें एड बैक कर रहा है। फिर अमाउंट ऑफ टैक्स डेटेड 21 का बी, 21 का सी, 21 का डी, 21 का ई, ये तो पूरा सेक्शन 21 छापा हुआ है भाई इसने। 21 का ई ए, 21 का एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, सारे वही उसने छापे हुए हैं। तो इसका मतलब है सेक्शन 21 को इजी नहीं लेना, आपके पूरे रिटर्न का टैब उस सेक्शन 21 पे बना हुआ है। तो वो सारे खर्चे जो है वो यहां पर एड बैक हो जाएंगे। इसके अलावा वो क्या कहता है, एक्सपेंडिचर एट्रीब्यूटेबल टू नॉन बिजनेस इनकम, अगर पर्सनल कोई खर्चा है वो भी निकल जाएगा, यहां से एड बैक हो जाएगा। लाइबिलिटीज अलाउड प्रीवियसली एज डिडक्शन नॉट पेड विद इन 3 years, कुछ याद आया? इनकम फ्रॉम बिजनेस में भी ये बात लिखी है और प्रॉपर्टी में भी यह बात लिखी हुई है कि 3 साल तक खर्चा अगर पे ना करें तो चौथे साल वो एड बैक हो जाता है। वो देखें एड बैक कर रहा है। लीज रेंटल नॉट एडमिसिबल, सेक्शन 28 अभी हमने नहीं पढ़ा, इंशाल्लाह अगली क्लास में हम लोग अपने पोस्ट में पढ़ लेंगे, बाकी रात में पढ़ लिया होगा। और वहां पे लीज रेंटल्स कुछ ऐसे हैं जो कि सेक्शन 28 में माइनस हो सकते हैं, जो नहीं हो सकते एड बैक। सेल प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी एक्सपेंसेस और फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर एक्सीडिंग प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, क्या लिमिट है भाई इसकी? 10%। याद आया कुछ सेक्शन 21 में लिखा हुआ है, माशाल्लाह तैयारी मुझे नजर आ रही है सबकी। तो सेक्शन 21 के अंदर ये बात लिखी हुई है कि फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एडवर्टाइजमेंट का खर्चा अपने रेवेन्यू के 10% ज्यादा माइनस नहीं कर सकते। 10% ज्यादा हुआ ऑटोमेटिकली यहां पे एड बैक हो जाएगा। टैक्स गेन ऑन सेल ऑफ इंटेंजिबल्स, एड बैक टैक्स गेन, एड बैक, ये एड बैक नहीं होना चाहिए वैसे, क्योंकि टैक्स गेन जो है वो तो ऐड होना होता है ना पहली दफा, अकाउंटिंग वाले ने तो नहीं किया होता। ये ऐड बैक का वर्ड गलत है, लेकिन बहरहाल ऐड होता है। अगर आपने कोई इंटेंजिबल बेचा उस पर टैक्स का गेन ऐड करते हैं आप लोग, फिर एसेट का करते हैं, फिर यूटिलिटी बिल्स सेक्शन 21 का पी हमने पढ़ा था, इसकी लिमिट अभी तक नहीं डिफाइन हुई। एक्सपेंडिचर एट्रीब्यूटेबल, सारे खर्चे आपके सेक्शन 21 वाले हैं। ओके, लीज रेंटल नॉट एडमिसिबल ऑन अकाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल एक्सीडिंग 2.5 million रुपीज, याद होगा आपको, ये बात हमने पढ़ ली हुई है, नहीं पढ़ी अभी नहीं पढ़ी। कमीशन इन एक्सेस ऑफ 0.2% ऑफ अ ग्रॉस अमाउंट टू अ पर्सन नॉट अपीयरिंग इन ATL इन 3rd शेड्यूल ऑफ सेल टैक्स एक्ट, कुछ याद आया? शुक्र है कुछ याद है। तो ये सब चीजें सर आपकी सेक्शन 21 वाली हैं, और ऐड होने के बाद जो एडमिसिबल हैं ये वही सारी लेस हो जाती हैं जो सर ने आपको इतनी लंबी लिस्ट बना दी होगी कि ये ऐड होती हैं, ये लेस होती हैं। तो ये सारी वर्किंग यहां पर ऑटोमेटिकली आपके लिए हो जाती है। तो सर फिर हम सीख क्यों रहे हैं इतना कुछ? हम क्यों सीख रहे हैं इतना कुछ जब सारा कुछ सिस्टम ने खुद ही कर देना? तो हम क्यों सीख रहे हैं? इसीलिए सीख रहे हैं कि यहां पर अगर कोई चीज गलत हो गई, पता होगा ये कैसे कैलकुलेट हुई है तो ही देखेंगे ना, अदरवाइज तो आप इसके आसरे बैठे रहेंगे। ये भाई एक IT का सॉफ्टवेयर है जो सॉफ्टवेयर कैलकुलेशंस करता है, हमेशा हर साल ये फॉर्म अपडेट होता है, इसके बैकएंड पे पूरी प्रोग्रामिंग हो चुकी हुई है। अगर उसमें कोई गलती हुई तो आपको कैसे पता लगेगा कि गलती है? आपको पता होगा तो आप कहेंगे ना। तो भाई एक अच्छा इंसान या अच्छा प्रोफेशनल वो होता है जिसको पता हो कि इसके बैकएंड पे मैकेनिज्म क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए, और अगर वो सही नहीं कर रहा ना तो फिर वो आगे जाके ABR को रिपोर्ट करे, शिकायत करे कि सर आपके इस पोर्टल में गलती है, इसको ठीक करें। ठीक होगी बात? तो सर ये सारा आपका इन एडमिसिबल और एडमिसिबल डिडक्शंस, ये वही सारा टैब है जो आप प्रॉफिट अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू करके ऐड करते हैं, लेस करते हैं और अपनी इनकम निकाल लेते हैं। अच्छा, अब अगला सवाल, टैक्स डेप्रिसिएशन किधर आएगी? ये देखिए टॉप पे 2 टैब्स बने हुए हैं, अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन, ये नजर आ रहे हैं टॉप पे, वो देखें तो बोले तो सही। ओके, तो अमोर्टाइजेशन वाला टैब WDV ब्रॉट फॉरवर्ड, यहां पे बेसिकली इंटेंजिबल के अमोर्टाइजेशन का असूल क्या है? स्ट्रेट लाइन ही है ना, कॉस्ट ओवर यूजफुल लाइफ। तो यहां पर आपने कॉस्ट ही लिखनी होती है। कॉस्ट है मिसाल के तौर पे 5 लाख, यूजफुल लाइफ कितनी है जी? 50 साल। बिजनेस में कितना यूज हो रहा है? एक्सटेंट ऑफ यूज का मतलब होता है बिजनेस में कितना यूज हो रहा है। ओके, 100%। तो सर इसकी अमोर्टाइजेशन अभी कैलकुलेट होगी, ये देखें, उसने अमोर्टाइजेशन खुद ही 10,000 कैलकुलेट कर दी, कॉस्ट ओवर यूजफुल लाइफ।
ओके, अगर मैं कहूंगा कि नहीं भाई ये बिजनेस में सारा तो नहीं इस्तेमाल हो रहा है, ये तो सिर्फ 70% इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या अमोर्टाइजेशन 7,000 होनी चाहिए? लेट्स सी, उसने 7,000 कर दी। तो इसका मतलब है कि ये आप हैं जो आपने शराफत से उसको बताना है कि हमारा जो इंटेंजिबल है वो सारे का सारा इस्तेमाल हो रहा है, ये कितना इस्तेमाल हो रहा है। अगर 70 हो रहा है और आपने 100 लिख दिया तो कल को पकड़े तो जाएंगे ही आप। ओके, कैसे पकड़े जाएंगे? जारी बात है कि ये पूरा जो पोर्टल है, ये पूरा जो फॉर्म है, ये आप सबमिट करेंगे तो सबमिट करके एफबीआर के पास पहुंचेगा और एफबीआर फिर चैप्टर 15 में आ जाएगा असेसमेंट। वो आपको नोटिस भेजेगा और कहेगा कि हमें आप पे शक है। चैप्टर 16 में 177 नोटिस ऑफ ऑडिट, नोटिस ऑफ ऑडिट भेजेगा और कहेगा हम आपका ऑडिट करना चाह रहे हैं। ऑडिट होगा, ऑडिट में कुछ चीज़ें मिलेंगी, चीज़ें मिलने के बाद वो आपको शो कॉज नोटिस भेजेगा, हाँ भाई ये पता लगा है, बताओ क्यों ना तुम्हारे साथ ऐसा कर दिया जाए। अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा असेसमेंट, ये बातें आपने नहीं पढ़ी होंगी अभी। तो बहरहाल ये पूरा एक प्रोसीजर है जो फिर चलता है, और अगर आपने उसका जवाब ना दिया या तसल्ली बख्श जवाब ना दिया तो वो आपके खिलाफ फैसला सुना देता है, और फैसला सुना देता है कि भाई आप जो हैं इतना टैक्स पे करें क्योंकि आपने यहाँ पे गलत किया हुआ है। ओके, तो इस तरह से पूरा मैकेनिज्म चलता है। एनीवेज, देखते हैं अब इस 10,000 का वो कर क्या रहा है। आइए एडमिजिबल इन एडमिजिबल पे आते हैं। आई एम सॉरी, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप थोड़ा सा ज़रा लेफ्ट कर देना तो ये क्लोज हो जाता। अल्लाह करे सेव हो गया हो। नहीं हुआ सेव, कुछ भी सेव नहीं हुआ, मज़े की बात है, सारा कुछ डिलीट हो गया। चलें कोई नहीं, खैर है, बिजनेस में भी आ रहा है कुछ, क्या नहीं बिजनेस में भी नहीं आएगा, नहीं वो डिलीट हो जाता है सारा कुछ। एनीवेज कोई नहीं, दोबारा कर लेते हैं। ये देखिए अमोर्टाइजेशन, हमने लिखा था यहाँ पे कॉस्ट 5 लाख, हमने यहाँ पे रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 50 साल और एक्सटेंट हमने लिखी थी 100, और हमने देखा था देखते हैं 7,000 का करता क्या है ये। आइए देखते हैं 7,000 का ये करता क्या है। इधर हमने 50 लाख लिखा था, ओपनिंग स्टॉक हमने 5 लाख लिखा था, सॉरी ये तो परचेजेस हो गई, जो भी था यार, 5 लाख ओपनिंग लिखा था, परचेजेस हमने कर दी थी 10 लाख की, और क्लोजिंग स्टॉक हमने लिखा था 2 लाख का। लें जी, तो इस तरीके से बात बनी थी। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन भी हमने लिखी थी लाख की। ले जी, ये हमने फिलअप किया हुआ था। आइए अब इन एडमिजिबल में जाके देखते हैं। वो देखे मेरे भाई, उसने जो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन थी उसको तो उसने कर दिया एड बैक, ऐसे ही है, और साथ ही साथ उसने टैक्स अमोर्टाइजेशन फॉर करंट ईयर 10,000 को एडमिजिबल बना दिया। जो मैं उस टैब में लिखकर आया था अमोर्टाइजेशन, उसने यहां पे ऑटोमेटिकली लिख दी। ठीक होगी बात? तो उसने 1 लाख को एड बैक कर दिया और 10,000 को लेस कर दिया, और आपकी इनकम उसने बना दी कितनी? 36,90,000। इसी तरीके से एक टैब डेप्रिसिएशन का भी है, ये आपको नजर आएगा, और यहां पर आपको कुछ बातें नजर आएंगी, बिल्डिंग्स, रैंप, प्लांट मशीनरी नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड, प्लांट मशीनरी एलिजिबल फॉर इनिशियल अलाउंस। आपको याद होगा हर प्लांट एंड मशीनरी पे इनिशियल अलाउंस नहीं मिलता, जो एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट होते हैं उन पे मिलता है। जो एलिजिबल होते हैं वो यहां पर आ जाएंगे, जो एलिजिबल नहीं होते हैं वो यहां पर आ जाएंगे। और इसका भी तरीका वही है, आपको पता है कि डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू पे होती है, तो इसलिए उसने ऊपर WDV लिखा हुआ है। उधर गलत अमोर्टाइजेशन में गलत लिखा हुआ था, वहां पे कॉस्ट होनी चाहिए थी, क्योंकि वो WDV पे नहीं होती। ये WDV आपने लिख दिया यहाँ पे, मिसाल के तौर पे प्लांट है, हम लिखते हैं जी 1 लाख का प्लांट है, अगर कोई नया आएगा तो यहाँ पे ऐड कर देंगे, कितना इस्तेमाल हुआ 100%, और उसके बाद हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें यहाँ पर इसकी डेप्रिसिएशन नज़र आ जाएगी 15,000। क्या पड़ा था? बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर जहाज़ों के लिए 30, बाकी सब के लिए 15। तो ये बाकी सब में आता है ना, तो बाकी सब में देखें उसने 15% खुद ही 15,000 कैलकुलेट कर दी, और उसने WDV 85,000 निकाल दी। अगले साल जब आप ये रिटर्न भरेंगे तो उसमें इस एसेट की बुक वैल्यू यहाँ पे आप 85 लिख रहे होंगे, और एक वक्त आएगा कि ये जीरो हो जाएगी। ओके, अच्छा एलिजिबल अलाउंस वाला देखते हैं। ये देखें, प्लांट मशीनरी एलिजिबल फॉर इनिशियल अलाउंस। आपने 1 लाख रुपए का एसेट खरीदा जो कि सारे का सारा बिजनेस में इस्तेमाल होगा, इनिशियल अलाउंस आना चाहिए इसका, क्योंकि आपने इनिशियल अलाउंस वाला एसेट खरीदा, ये आपको पता है। आप एक फेयर रिपोर्ट देंगे, तभी आपको हमेशा ये कहा जाता है कि गलत रिपोर्ट के चक्करों में ना रहा करें, टैक्स ये सोच के पढ़ें कि आप एक नेक इंसान हैं। तो मेरे भाई इनिशियल अलाउंस देखें 25% ठग करके आया, और उसके बाद डेप्रिसिएशन उसको माइनस करके आ गई, सेक्शन 22 में लिखा हुआ है। ओके, तो सर ये सब चीजें देखें ऑटो कैलकुलेट करता है सिस्टम। ठीक होगी बात? तो सर ये सारी डेप्रिसिएशन अगर आप देखेंगे ना, आपको वही एडमिजिबल इन एडमिजिबल में नजर आ रही होगी इस टैब में।
ये देखिए इनिशियल अलाउंस और टैक्स डेप्रिसिएशन सारी इकट्ठी हो गई, यहां पर आ गई। ओके होगी बात। ले जी, अब आखिरी टाइप बिजनेस का रह गया, आखिरी नहीं, एक्सपेंसेस का। जो कॉस्ट ऑफ सेल के अलावा एडमिन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे होते हैं ना, वो सारे ये मैनेजमेंट एडमिन सेलिंग फाइनेंशियल में आ जाते हैं। और इनके हेड्स वही हैं भाई, रेंट, रेट, सैलरीज, ट्रैवलिंग, इलेक्ट्रिसिटी, वही सारे घिसे पिटे जो हेड्स हैं वो सारे यहां पर आ रहे होंगे। तो वो सारे एक्सपेंसेस आप यहां पर लिख देंगे और आपकी जो फाइनल अमाउंट है वो फाइनल अमाउंट रेडी होके ये जो आखिरी वाला टैब है ना, आखिरी वाला टैब कंप्यूटेशंस, यहां पर आ जाएगी। ये देखिए, और इसके ऊपर टेबल 1 लगना चाहिए, टेबल 2 लगना चाहिए? टेबल 1 लगेगा जो इनकम फ्रॉम, जो बिजनेस इंडिविजुअल्स के लिए है, नॉन सैलरीड के लिए है। और ये रेट्स वही वाले हैं, बेशक आप टेबल 1 निकाल के तो देख लें, क्योंकि आपकी सैलरी जो है वो है ही नहीं। हाँ, अगर आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी भी है और वो 75% से एक्सीड कर जाती है, फिर ये कैलकुलेशन टेबल 2 की बेस पे होगी, अदरवाइज ये टेबल 1 पे होगी। चूंकि आपका टैक्स कोई डिडक्ट नहीं हुआ, इसीलिए देखें उसने आपकी एडमिटेड इनकम टैक्स लायबिलिटी निकाल दी कि ये आपने पे करना है 5,80,656 टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट। ये वो चीज़ है। तो किया तो आपने वैसे कुछ भी नहीं, आपने बस वैल्यूज ही पंच की हैं और उसने सारा कुछ खुद कैलकुलेट कर दिया। ठीक होगी बात। तो मेरे ख्याल में बिजनेस का टैब जो है वो ऑलमोस्ट हमारा डन है। एक चीज़ रह गई हमारी, एक चीज़ रह गई, और वो था सर्विसेज वाला टैब, अदर रेवेन्यूज। इसमें देखते हैं क्या है। इसमें देखें आपको सर्विसेज नजर आएंगी, फी फॉर टेक्निकल प्रोफेशनल सर्विसेज। तो सर्विसेज की इनकम जो है वो आप यहां पर लिख देंगे, जो भी बनती है। इससे फर्क कोई नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रेडिंग हो, सर्विसेज हो, उस पर टैक्स रेट तो सेम ही है। तो यहां पर आप लिख देंगे प्रोफेशनल सर्विसेज, बाकी तमाम चीजें वो हैं। लेकिन ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, शेयर इन टैक्स इनकम फ्रॉम एओपी। ये आप लोगों ने चैप्टर 12 पढ़ लिया हुआ है, एओपी। यहां पे लिखें जी 1 लाख। हमारा 5,80,000 टैक्स बना हुआ था ना, कुछ याद है? 5,80,000 था। अब देखते हैं, मैंने 1 लाख का शेयर लगाया है, तो क्या क्या हमारे टैक्स लायबिलिटी पे क्या फर्क पड़ता है? ये देखिए, उसने यहां पे शेयर इन टैक्स इनकम ऐड किया, ऐड करके उसने ज्यादा वाली इनकम, कम वाली इनकम, सर का आपको डायलॉग याद होगा, ठीक है? ज्यादा वाली इनकम पे ज्यादा वाला टैक्स, कम वाली इनकम पे कम वाला टैक्स। खैर एनीवेज, उसने अपनी कोई फनकारी लगाई है, ये पता नहीं क्या किया उसने, कोई फनकारी लगाई है, फनकारी लगा के उसने वो कम वाला टैक्स कोई माइनस कर दिया है और उसने आपकी टैक्स लायबिलिटी बना दी है 591। ये देख रहे हैं आप, ये नजर आ रही है, ये देखें, ये 591। ये क्यों हो गया? मेरा तो एओपी का शेयर एग्जाम था भाई, उस पर तो टैक्स होने नहीं चाहिए था। पहले 580 था, मैंने 1 लाख ऐड किया तो ये 591 हो गया। वजह ये वही वाली बात है कि ये टैक्स पर्पजेस के लिए ऐड किया जाता है। सर ने आपको पूरा कॉन्सेप्ट दिया होगा, हमने नहीं पढ़ा, परेशान ना हो, अभी हमने ये पढ़ना है अभी। तो भाई ये चक्कर है भाई। अच्छा, बाकी सारी इनकम अगर हम डिलीट करें तो फिर क्या होगा? सिर्फ बंदे का शेयर फ्रॉम एओपी है, फिर क्या होगा? क्या होगा? फिर भी टेबल 1 लगेगा, सिर्फ शेयर फ्रॉम एओपी है भाई और कुछ भी नहीं है। फिर क्या होगा? फिर भी टेबल 1 लगेगा। अच्छा, शेयर हमारा सिर्फ एओपी से आ रहा है, अनेबल टू प्रोसेस रिक्वेस्ट, आई कैप का सिस्टम, सॉरी एफबीआर का सिस्टम मुझे लगता है बैठ गया थोड़ा सा। हाँ तो हो जाता है यार, रूटीन की बात है, कौन सा पहली दफ़ा होगा? तभी तो अगर आप वेबसाइट ओपन करें ना तो उन्होंने सामने लिख के लगाया होता है। पढ़ा नहीं कभी आपने? कमाल करते हैं यार, ये लें पढ़ लें। ये देखें, IRS इज वर्किंग स्मूथली विद नो एरर्स, false rumors on social media claim system upgrade which are not true, we encourage taxpayers to continue with their income tax filing as per the usual process। उन्होंने लिख के लगा दिया। खैर ये मुझे लग रहा है ये सिस्टम जो है ना फारग हो गया, ये कुछ भी नहीं करने दे रहा मुझे। एनीवेज कोई बात नहीं, खैर है, देखे ना कुछ भी नहीं कर रहा। खैर चले, कोई बात नहीं। तो मेरे भाई, अगर आप सारी इनकम्स यहां से डिलीट कर दें और सिर्फ ये 1 लाख होगा ना, तो आपकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि शेयर फ्रॉम एओपी इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ठीक होगी बात। तो मेरे भाई, ये हो गया आपका इनकम का पूरा हिस्सा, और ये है जी बिजनेस एसेट्स इक्विटी लायबिलिटीज। यहां पे आपने अपनी पूरी बैलेंस शीट अपलोड करनी होती है। इसका टैक्स की कैलकुलेशन से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन कल को अगर एफबीआर आपका ऑडिट खोल लेना तो वो इस टैब को देख के ना बड़ा कुछ देख सकता है कि क्या हालात चल रहे हैं कारोबार के। तो इसलिए ये बिजनेस की बैलेंस शीट है जो आपने यहां पे देनी होती है। और आखिरी चीज रहेगी जो कि शायद आपको भी समझना है, लॉसेस ना पड़े भी आपने। अच्छा, आज शुरू किए हैं। सैलरी के प्रॉफिट में से कोई लॉस माइनस नहीं हो सकता, सर ने ये बताया होगा।
बिजनेस का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, बिजनेस स्पेकुलेशन, बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन और कैपिटल गेन का लॉस कैरी फॉरवर्ड होकर 6 साल तक माइनस हो सकता है। ये सर ने 6 साल का लफ्ज यूज कर लिया अभी क्या नहीं? तो सर गिने फिर 6 साल। हम 23 में खड़े हैं ना, ये 23 की रिटर्न है, 23 हो रही है, 23 से पीछे 6 जाए, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 6 साल हो गए। अगले साल पे आएंगे तो 17 उड़ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो अगर पिछले साल का कोई लॉस है, वो लॉस आप यहां पे लिखेंगे, वो ऑटोमेटिक उसको एडजस्ट कर देगा। ओके, तो ये वो टैब आपने आज शुरू किया है, तो चलें सर को बताइएगा, सर हमने वो टैब देख लिया जहां पे हम लॉस ना ये पुट करते हैं। तो आप ये लॉस पुट करेंगे, वो सिस्टम ऑटोमेटिक उसकी एडजस्टमेंट करके जो सारी फजूलियात अभी सर आपको बताएंगे। अच्छा, अभी फजूलियात मेरे लिए हैं, आपके लिए नहीं है, आपका पेपर पास नहीं हुआ। तो वो उसमें होता है कोई बिफोर डेप्रीसिएशन, तो बिफोर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, तो पता नहीं क्या फजूल, तो वो सब चीज़ें सर आपको बताएंगे। ये सारी कैलकुलेशन जो आप खुद करेंगे ना, जिसमें आप घूमे रहेंगे कि ये हो क्या रहा है, ये सारी कैलकुलेशन खुद करता है। आपने सिर्फ लॉस की अमाउंट खुद करनी है, ये खुद ही डेप्रीसिएशन को निकालेगा, लॉस को एडजस्ट करेगा, उसके बाद डेप्रीसिएशन माइनस करेगा। वो एक तरीका होता है, सर आपको बता देंगे। तो ये वो चीज है भाई जो सिस्टम ने खुद करनी है। बट अगेन आपको पता नहीं होगा तो फिर आप देखेंगे कैसे? क्या ख्याल? डॉक्टर का काम तो दवाई देना है ना, इतना तो हमें भी पता है पैनाडोल से बुखार उतर जाता है। तो अगर हम भी डॉक्टर बन जाए तो क्या मतलब हम डॉक्टर बन गए? बुखार है, ये ले तू पैनाडोल ले ले, तो ऐसा तो नहीं होता। आपको फंक्शनिंग पता होनी चाहिए कि फंक्शन कैसे होता है, तभी बात आगे बढ़ती है। ले जी, आखिरी बात करते हैं 2-3 मिनट की और फिर इसको क्लोज करते हैं। आपको मैंने बताया था कि इंसान की रजिस्ट्रेशन हो जाए एफबीआर में तो एनटीएन बन जाता है। अच्छा, अगर इंसान ने अपना पता चेंज कर लिया, घर चेंज कर लिया, फोन नंबर चेंज कर दिया, तो फिर क्या होगा? चेंज एफबीआर में रिकॉर्ड अपडेट करना पड़ेगा। वो बोले चैप्टर 16 में आपने पढ़ा होगा, नहीं सेल टैक्स में शायद आपने पढ़ा होगा। यस, सेल टैक्स का जो रूल्स वाला चैप्टर है, मुझे चैप्टर नंबर अब याद नहीं है, क्या आपने 15 दिन के अंदर एफबीआर को बताना होता है अगर आपका कोई भी एड्रेस वगैरह चेंज हो गया। भाई वो सारी चीजें जो है ना, ये देखें, ये रजिस्ट्रेशन है, यहां से चेंज होती हैं। आप यहां पर आके ये जो लिखा हुआ है ना, फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर मॉडिफिकेशन, कोई भी चीज आपने मॉडिफाई करानी है तो यहां पे आप क्लिक करके, अब मैं ओपन नहीं कर रहा क्योंकि जिसकी ये रिटर्न खुली हुई है उसका सारा डाटा सामने आ जाना है, तो वो मैं नहीं खोल रहा। तो अगर आप इसको ओपन करेंगे ना, तो ओपन करके आपको वहां पे सारा डाटा जो है वो देना आ जाएगा पूरा। वो बिल्कुल बड़ा ऑर्गेनाइज बनाया हुआ है कि आपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन करनी है तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आ जाएगा, प्रॉपर्टी एड्रेस है तो वो भी आ जाएगा, बिजनेस का नाम है तो वो भी आ जाएगा, तो हर चीज़ उसने ना वहाँ पे बनाई हुई है। तो ये इस तरीके से आप ऊपर रजिस्ट्रेशन का एक बना हुआ है। फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो ये है, ओके, और अगर बाद में मॉडिफाई कर रहे हैं तो ये है। ठीक होगी बात? तो यहां से हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो भाई ये हो गया हमारा बिजनेस का टैब। अब इसके बाद हमारा कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज रह गया, वो तो इतनी मुश्किल बात नहीं है, असल काम उसके बाद रह जाएगा टैक्स क्रेडिट का। तो इंशाल्लाह अगले सेशन में या उससे अगले सेशन में हम ये इनकम टैक्स को जो है वो फारिग करा देंगे, और फिर आखिरी 2 सेशन में हम सेल टैक्स को शुरू करेंगे। तब तक आप लोगों ने भी कुछ पढ़ लिया होगा, तो सेल टैक्स की बात जो है ना वो उसमें करेंगे। वो बड़ा मज़ेदार है वो सेल टैक्स का। ठीक है, सेल टैक्स की कैलकुलेशन और सेल टैक्स का पोर्टल बड़ा ज़बरदस्त है। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर अगली मुलाकात आपसे होगी नेक्स्ट सैटरडे। अल्लाह हाफिज़।